तो मैं आपको 21 लक्ष्यों के बारे में ब्रीफ कर रहा था, जो कि बहुत जरूरी है। अभी तक अपने 2 पार्ट कवर किए हैं, तीसरा पार्ट है शिक्षा का। मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों को ये जानकारी शायद नहीं है कि लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम, ये 2 अंग्रेज थे, दोनों लॉर्ड कहलाते थे। लॉर्ड मैकाले, हाँ बेटे, मैं वही बता रहा हूं। इन्होंने 3 साल तक भारत के हर गुरुकुल का भ्रमण किया और एक 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की। इसके और डिटेल जानने के लिए मैं कहूंगा कि राजीव दीक्षित जी का जो है ना वीडियो देखिए, उन्होंने बहुत विस्तार से इसको बताया है, तो उसको हम विस्तार में नहीं जाएंगे। हम केवल ये बताना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट का ओपनिंग रिमार्क था कि आई ट्रेवल्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल बेगर और पुअर मैन। मतलब 2 फरवरी 1835 को अभी 200 साल नहीं हुए हैं। 200 साल पहले 2 अंग्रेजों ने पूरे देश का भ्रमण किया, उन्हें एक पुअर आदमी नहीं मिला, एक भिखारी नहीं मिला। तो इन दुष्ट अंग्रेजों ने हमारी क्या लुटाई की कि हमें एक के बाद एक कई भुखमरियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और वो कैसे कर पाए वो लुटाई? उन्होंने हमारा गुरुकुल एक्ट को जो है ना तोड़ के इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया, जिसके लिए लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि शरीर जो है इन भारतीयों का होगा, आत्मा इनकी जो है हमारी गुलाम होगी। ये हीन भावना से जुड़े हुए लोग होंगे, इन्हें अपने ही जो है ना चीजों पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये शरीर से भारतीय होंगे, आत्मा से ये अंग्रेज होंगे, और वो भी घटिया अंग्रेज होंगे, अच्छे अंग्रेज नहीं होंगे, घटिया अंग्रेज होंगे। उसी घटिया जो है ना व्यवस्था के तहत, ये समझौते के तहत स्थानांतरण ऑफ पावर हुआ। चौथा जो पॉइंट है वो क्राइम फ्री भारत का है, जो कह रहा है कि बिना थाने जाए आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एफआईआर होगी। लेकिन वो एक साथ में धीमे से ये भी कह रहा है कि देखो सावधान रहना, झूठी एफआईआर करोगे तो जेल में सड़ोगे। झूठी एफआईआर करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसका सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड सर्टेनिटी कहता है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो किसी के सोच का हिस्सा नहीं है, जो आज पुलिस के स्कैनर और रडार पे नहीं है। उन साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा सकेगा और 15 दिन के अंदर उन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर दिया जाएगा। ये सेकंड सर्टेनिटी है। थर्ड सर्टेनिटी है कि जैसे बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है, ऐसे ही बिना कोर्ट जाए आपका कोर्ट ट्रायल होगा, और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, लाइव होगा, दुनिया देखेगी, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। भारत में कोई भी प्रकरण 30 दिन के बियॉन्ड नहीं चलेगा, अन्यथा जो है वो जज महोदय से लेके हर कोई अपना जॉब लूज कर जाएगी। ऐसी होगी तीसरी सर्टेनिटी। चौथी सर्टेनिटी है जिसमें डिजिटल चित्रगुप्त है, जो कह रहा है कि इतना पावरफुल सिस्टम होगा वो, जो हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी। जब अपराधी अपराध करने के लिए अपने घर से निकलेगा, अपराध करने के लिए निकला, सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेगा कि सरदार जी अब अपराध करने निकल रहे हैं और इनके साथ में 3 लोग और हैं, इस गाड़ी से जा रहे हैं, इनके पास क्या हथियार हो सकते हैं। और वो सिस्टम जो है ये डिसाइड करेगा कि सरदार जी को अपराध करने के पहले कहाँ पकड़ना है। सरदार जी की औकात नहीं होगी कि वो अपराध कर जाए। जब जो है सिस्टम में इतनी ताकत पैदा हो गई है, तो वो 5वीं सर्टेनिटी पे जा रहा है और वो कह रहा है सरदार जी के पास, सरदार जी अब आप ऑफेंस नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ आए हैं आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए, आप अच्छे इंसान बन जाइए। तो 5th सर्टेनिटी कह रही है कि देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। इस सब में धन की वर्षा होने वाली है। तो अभी आप थाने में जाते हैं, आपका सिर फटा है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब आपको थाने नहीं जाना है, आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, फर्स्ट क्लास आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा और ऊपर से आपको पैसा भी मिलेगा।
और वो पैसा 5,000 से लेके 1 करोड़ तक होगा, डिपेंडिंग अपॉन केस। और जितना पैसा बांटा जाएगा, ये पैसा करोड़ों में बांटने का उद्देश्य है, क्योंकि जितना पैसा बांटेंगे उसको पूरे को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके उससे वसूल करना है। आप अपराध करने के बाद रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आप निपट जाएंगे यदि आपने रिपोर्ट का इंतजार कर लिया। तो अपराधी अपराध करने के बाद सीधे थाने जाएगा और अपना जो है जुर्म कॉन्फेस करेगा, क्योंकि इस सिस्टम का जो रिपरकशंस है फाइनेंशियल, उसे वो सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा भारत होगा, राइट। तो अब हमने आपको क्राइम फ्री भारत बता दिया है। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी होगी, राइट, लेकिन डिजिटल आइडेंटिटी की सर्टेनिटी भी होगी। कोई भी अपरिचित व्यक्ति रोड पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि यदि आप अपरिचित हैं तो आप दूसरे के लिए रिस्क हो सकते हैं, राइट। तो यदि आपको टेक्नोलॉजी नहीं पहचान पा रही है तो वो अलार्म क्रिएट कर देगी आपको अरेस्ट करने के लिए आपकी, और जो अरेस्ट करेगा उसको पैसा भी मिलेगा, और आपकी आइडेंटिटी सर्टेन करने के बाद भी आपको छोड़ा जाएगा। इसके पहले आपको छोड़ा नहीं जाएगा, और यदि आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसमें भी आपको निपटा दिया जाएगा। तो इसमें जो है, जो हमने इस भाषा में लिखा है, व्यक्ति और कृत्य की सुनिश्चित डिजिटल पहचान होगी। 2 भागें हैं, आपके चेहरे की, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन की, आपकी चाल की, आपके एक्सप्रेशन की, हर चीज की पहचान होगी। तो आपके अकेले चेहरे को नहीं पहचानेंगे, हम आपके आइरिस को भी जानेंगे, आपकी नाक को भी जानेंगे, आप चलते कैसे हैं ये भी जानेंगे, आप मुस्कुराते कैसे हैं ये भी जानेंगे। तो हर व्यक्ति की पूरी आइडेंटिटी होगी। और यहाँ तक नहीं रुक रहा है, आप जो गलत गड़बड़ काम करेंगे उस कृत्य की भी जो है पूरी रिकॉर्डिंग होगी, सर्टेनिटी होगी, और उन साक्ष्यों के आधार पर आपको सर्टेनिटी के साथ पनिश किया जाएगा। और साइबर क्राइम तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो देश साइबर क्राइम फ्री हो जाएगा। जो आपका पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। 2024 में अंतिम बार आप लोग पोलिंग बूथ में जाके वोट देने वाले हैं। 2029 के पहले नियम कानून बदल दिए जाएंगे, और आगे के चुनाव जो है वो ऐप के माध्यम से होंगे, और वो ऐप सर्टिफाई करेगा कि आपकी आइडेंटिटी, आप फलाने सरदार हैं। वो आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है उसे क्रॉस चेक करेगा, और फाइनल आइडेंटिटी आपकी चेक होगी। आपके बैंक से 1 रुपए का डिडक्शन, दैट विल गिव द गारंटी कि आप ही सरदार फलाने हैं। और वो आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगा, हे यू आर सो एंड सो, आई हियर बाय सर्टिफाई। तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाना है, सिस्टम आपको आइडेंटिटी इंश्योर करेगा। फिर वो इंश्योर ये करेगा कि आप चारों तरफ जो है ना सेक्लूडेड जगह पे है कि नहीं है। तो वो आपसे कहेगा अपना कैमरा घुमाओ, फिर वो कहेगा यस यू आर इन सेक्लूडेड प्लेस, तो आपका घर ही जो है ना बूथ हो गया आपका, राइट। फिर वो आपको जितने भी लोग जो है उम्मीदवार हैं उनके बारे में पूरा डिजिटल आपको दिखाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे तो वो कहेगा नाउ यू आर ए इन्फॉर्म्ड वोटर, नाउ यू आर ए इन्फॉर्म्ड वोटर। तो अकेला वोट नहीं देना है, आपको इन्फॉर्म्ड वोटर बनाना है, राइट। तो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों का तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना, राइट, क्लियर। और जो है इसके बाद जो लेजिस्लेचर जो इलेक्ट होंगे उनमें से ही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुने जाएंगे उसी समय, ऐसे ही ऐप से, राइट। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से पोस्ट नहीं होंगे। यू विल गेट इलेक्टेड कि आपको होम मिनिस्टर क्यों होना चाहिए, तो आपको फिर काबिलियत दिखाना पड़ेगी। तो केवल काबिलियत वाले लोग ही मिनिस्टर बन पाएंगे, नहीं तो वो जीतेंगे ही नहीं, करेक्ट। तो लेजिस्लेचर में से ही बनेंगे, लेकिन काबिलियत वाले ही बन पाएंगे, राइट। इन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे इनको राइट टू वोट नहीं होगा, तो ये पार्लियामेंट में बैठेंगे काहे के लिए, जवाब देने के लिए। और जो वो जवाब देंगे उसका डिजिटल रिकॉर्ड अगले चुनाव में यदि बैठेंगे तो वो दिखाया जाएगा कि देखो ये पूछा गया था, इस व्यक्ति ने ये जवाब दिया। तो यदि उसका कोई गैर जिम्मेदाराना जवाब है तो उसमें वोटर को दिखाया जाएगा कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक है ना।
तो और दूसरा जो है वो कानून के ड्राफ्ट ला सकेगा। तो कानून के ड्राफ्ट कई सोर्सेस से आएंगे, एक सोर्स जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होंगे, लेकिन वो पास करने की जो है ना उसको ताकत नहीं होगी, क्योंकि उसको वोटिंग का पावर ही नहीं होगा। तो पास कौन करेगा? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर उसको पास करने के पहले जो हमने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया से गुजरेगा वो। तो कानून कैसे होंगे? बहुत सुंदर कानून बनेंगे। तो ये जो है छठवां पॉइंट था कि लोक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदल दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी। यदि कोई धूर्तता पूर्वक कोई खर्च करेगा तो वो संज्ञेय अपराध होगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो एक्सपेंडिचर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सोच व कार्य की एकाग्रता से नशा मुक्ति, शाकाहारी और आध्यात्मिक भारत होगा। आइए बैठिए। तो आप ये सोचिए, ये भारत ताकत के बल पे नहीं, सोच, चिंतन, प्रशिक्षण, उनके आधार पर जो है ये नशा मुक्त भी होगा, शाकाहारी भी होगा, और हर आत्मा, हर मानव व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए आया हुआ है। तो उसको जो है अभी जो आप जो चीज़ों में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलते हुए आप जो है अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भी थोड़ा बहुत पा पाएंगे। जिसको मंदिर में मोक्ष मिल रहा है वो मंदिर में मोक्ष पाए, जिसको मस्जिद में मोक्ष मिल रहा है वो मंदिर में पाए, जिसको चर्च में मिल रहा है वो चर्च में पाए। ये आर्टिकल 25 जो है का वायलेशन एक जघन्य अपराध होगा, संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, 15 साल की सजा होगी, और संपत्ति आपकी 100% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताइए, किसी का वायलेशन करने का हिम्मत होगा क्या? नहीं होगा। अपराध मुक्त का एक एग्रो मॉडल है जो रासायनिक विष को जो है ना खेती से खत्म कर देगा। हमारे वो बैठ रहे हैं ऑलरेडी, आप जो है ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप एग्रो वाली खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। भारत में ऑर्गेनिक खेती ही होगी। जो अभी हमारी जमीन ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन कंटेंट हमारी जमीन का घट के जो है 0.1 पे पहुंच गया है, 0.05 पे पहुंच गया है। ये मात्र 6 महीने से 8 महीने में दोबारा 0.8 और 0.9 पे पहुंच जाएगा। ऐसा होगा परिवर्तित भारत। परिवर्तित भारत के तहत, इस एग्रो मॉडल के तहत जगह जगह पे 10 फीट गहरी खाइयां होंगी, 4 तरीके के बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे, गायों की संख्या 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। गाय जो है की हत्या कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा होगा भारत। और आपकी जो है मिट्टी में फिर से सौंधी सुगंध आने लगेगी। आप उस मिट्टी से अपने बाल धोएंगे तो मुलायम हो जाएंगे। अभी यदि इस आज की मिट्टी से यदि आपने धोखे से बाल धो दिए तो बाल झड़ने वाले हैं, ठीक है ना। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हाँ। भारत फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया जाएगा। सरकार का मालिकाना किसी चीज पे नहीं रहेगा, कम्युनिटी ओनरशिप रहेगी, राइट। और गौशालाएं जो है वो सब फॉरेस्ट एरिया में चली जाएंगी, और गायों के लिए एक अनूठा सा वातावरण होगा। तो हम कृष्ण भगवान को तो नहीं ला सकेंगे, लेकिन माइनस कृष्ण भगवान, वहां सब कुछ वही होगा जो कृष्ण भगवान के समय में हुआ करता था। हानिकारक रासायनिक, ना तो खाद या पेस्टिसाइड के फॉर्म में, ना किसी अन्य फॉर्म में, ना तो भारत में उत्पादित किए जा सकेंगे, ना ही इंपोर्ट किए जा सकेंगे। भारत रासायनिक विष विहीन होगा। जो नुकसानदेह आपके प्रिजर्वेटिव हैं उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच से भारत में कोई भी गरीब नहीं होगा। भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। भारत कर्ज विहीन देश होगा। तो कर्ज के कारण जो हमारे किसान आत्महत्या करते हैं उसका तो फिर सवाल ही नहीं उठता। जब कर्ज ही नहीं है तो आत्महत्या करने की जरूरत क्या है, राइट। तो कर्ज नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा।
तो हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक अकाउंट होगा अर्निंग अकाउंट और दूसरा होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपके पास पैसा नहीं होगा और आपने चेक जारी की तो आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी, आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा डेबिट करके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा और आपकी चेक को ऑनर कर दिया जाएगा। चूंकि सिस्टम को मालूम पड़ेगा कि आप कुछ इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो लोग अभी आपके ऊपर दबिश करते हैं, आपके अकाउंट को सीज कर देते हैं, आपको जो है ना दिवालिया घोषित कर देते हैं, ऐसा भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। यही विभाग जो है ना पहुंचकर आपके साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि आप धन क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और वो आपको धन कमाने लायक बनाएंगे। राइट? तो भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, भारत में कोई व्यक्ति जो है ना तो उसे फ्री भी चाहिए होगी, ना उसे पीएम आवास योजना चाहिए होगी, बल्कि आपकी जो इनकम है उसके आधार पर आर्किटेक्ट आपके घर आके पूछेगा, सरदार जी आपकी इनकम का जो है ग्रुप ये पड़ रहा है, आप इस तरीके के घर में जो है ना रह सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये सारी डिजाइन्स हैं, आप इनसे सहमत हैं या आपके लिए कोई दूसरी डिजाइन बनाई जाए, आपकी खिड़की कितनी बड़ी चाहिए, आपका जो है बिजली का सॉकेट कहाँ चाहिए, ये वो आपसे पूछेगा और आपसे पैसे नहीं मांगेगा। पैसा जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से डेबिट होता जाएगा, आपकी अर्निंग से वहाँ पे वो एडजस्ट होता जाएगा। आपको जैसे ही घर निर्माण हो जाएगा, आप रहने पहुँच जाएंगे, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है। आप जो कमा रहे हैं उससे सर्टेन परसेंटेज जो है वो अपने आप भुगतान होती रहेगी। तो ना तो आपने किसी से कहीं आवेदन लगाया क्या बैंक में? कुछ नहीं लगाया। कोई पेपर फॉर्मेलिटी की? नहीं की। कोई ब्याज दे रहे? नहीं दे रहे। फिर भी आप अपने घर में रहेंगे। आपकी इनकम, मिनिमम इनकम 25,000 और उसकी परचेजिंग पावर 50,000 के इक्विवेलेंट होगी। भारत में मजदूर 50,000 रुपए से कम परचेजिंग पावर का नहीं होगा, और यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो उनकी परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए होगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला अच्छे घर में रहने की पात्रता रखता है कि नहीं रखता है? अच्छा भोजन की पात्रता रखता है कि नहीं रखता है? उसके बच्चे स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? राइट? मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि परिवर्तित भारत एक अलग भारत होने वाला है, जो किसी के सोच और चिंतन और एहसास का विषय नहीं होगा। तो प्रोएक्टिव अप्रोच से रिजर्वेशन फ्री, फ्री भी फ्री, और गरीबी मुक्त समृद्ध शक्तिशाली होगा भारत। 2029 तक भारत में सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे, मात्र 5 सालों। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है। वैदिक और आधुनिक विज्ञान के समग्र विकास के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु मुंह चलाने से नहीं बनेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैदिक ज्ञान इनका इंटीग्रेशन करके कहेगा, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है वो दृष्टा है, मतलब ऋषियों ने जो देखा उसे लिख दिया। राइट? अब उनको देखने वाले तो ऋषि है नहीं, हमें उसको समझने की क्षमता भी नहीं है। लिहाजा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम वो आंखें पैदा करेंगे कि वैदिक ज्ञान को आप देख पाएंगे, और फिर उस ताकत पर भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये नेता का भाषण नहीं है कि विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, जो कोई भी कहता रहता है। ये मैथिली शरण गुप्त जो कि शुद्ध प्रशासक हैं, ये उनका विजन है। समान आचार संहिता होगी। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति समान है। ये जो अभी वोट की पॉलिटिक्स के तहत ये दुष्टता की जा रही है, एक चीज खाना खा रहे हैं, एक जब वातावरण में रह रहे हैं, जिसको जो धर्म मानना है माने, लेकिन आचार संहिता एक ही होगी। धर्म के आधार पर बदमाशी मक्कारी नहीं चलेगी, और कोई भी संगठन जो है ना प्रोवोक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि वो गड़बड़ी कराएगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 16वां पॉइंट है कि अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 का उल्लंघन कोई नहीं कर पाएगा, जो मैंने एक बार आपको समझा भी दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो होगा, राइट, लेकिन उसकी शक्ति कानून नहीं होगा। वो आपकी सोच और आचरण में परिवर्तन लाएगा, और साथ में कानून भी खड़ा होगा। लिहाजा
आप बेकार की जनसंख्या बढ़ाने की जो है ना बात आप सोच नहीं पाएंगे। और इसके पीछे इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी होगी कि आपकी औकात ही नहीं है कि आप जनसंख्या बढ़ा दें, और आप चाइना भी नहीं होंगे, सब निर्णय आप लेंगे, राइट। पूजा स्थल अधिनियम के बारे में हमने ऑलरेडी कहा है कि वो जो है रिपील कर दिया जाएगा, और ऐसे सभी कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं, ऐसे ढेर सारे कानून हैं, वो सभी कानून रिपील कर दिए जाएंगे। कितने दुष्ट हैं हमारे राजनेता, संविधान की भावना के विपरीत कानून बनाते हैं, बताइए, जो प्रतिबंधित है। बौद्धिक संपदा एक इसे संशोधित करके ये सार्वजनिक संपत्ति बन जाएगी। तो आपने जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया, उसको आपने जितनी वैल्यू ऐड की उतना लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उसे कुंठित नहीं कर पाएंगे। आज की वैज्ञानिक सोच देखिए कि जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड का नाम सुना है आपने? इसका मतलब है सीड का मुख्य गुण क्या है? पैदा करना। हमारे दुष्ट वैज्ञानिकों ने उसको काट दिया, उस जीन को जिससे रिप्रोडक्शन होता था, उसको कहते हैं जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड। मतलब वो सीड तो होगा, आप खा पाएंगे, लेकिन उससे कुछ पैदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसके जीन को काट दिया गया है। ऐसे वैज्ञानिक शुद्ध दुष्ट नहीं है क्या? सीड का जो मुख्य गुण क्या है? रिप्रोडक्शन। और यदि रिप्रोडक्शन को खत्म कर दिया है तो ये इनको हम वैज्ञानिक कहेंगे या दुष्ट कहेंगे? मैं उन्हें दुष्ट कहना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है ना। फिर जो है कॉलेजियम सिस्टम, जो अभी आपके जुडिशरी ये सब बदलने वाली है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस आएगी, और ट्रांसफर उद्योग खत्म हो जाएगा। बॉस अपनी सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा, आप जो काम करेंगे उससे जो है आपकी एसीआर एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आप अपनी जस्ट ए मिनट आप जो है अपनी पोस्टिंग अपने परफॉर्मेंस के आधार पर खुद कर पाएंगे। जैसे अभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके आधार पर आपको सेवाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती, आईएएस आईपीएस, तो ऐसे ही आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे। तो आपकी एसीआर कोई नहीं लिख रहा है, आपकी पोस्टिंग आप खुद कर रहे हैं। और कंडक्ट रूल में ये लिख दिया गया कि यदि आपका सीनियर ऑफिसर गलत निर्णय लेता है तो जब फाइल लौट के आए तो आपकी नए कंडक्ट रूल के हिसाब से आपको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट भेजना है कि साहब जो आपने निर्णय लिया है इसमें ये खामियां हैं, इसमें आप अपने निर्णय को रिव्यू करें। और यदि आपने उसे रिव्यू करके ठीक नहीं किया तो आपका निर्णय तो मान्य हो जाएगा, आपका ही निर्णय चलेगा क्योंकि आप सुपीरियर हैं, लेकिन वो एक थर्ड बॉडी के पास चला जाएगा फॉर एग्जामिनेशन। यदि आपके निर्णय में कुछ खोट पाई गई तो आप उसके लिए जिम्मेवार होंगे। ऐसा होगा परिवर्तित भारत। ऐसा परिवर्तित भारत चाहिए? जी सर। इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो अब हम अगले चरण में चर्चा करेंगे कि हमें करना क्या है।